नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी बंगाल चुनाव प्रचार पर राहुल के बड़े फैसले की, महामारी में मनमोहन सिंह की पीएम मोदी को सलाह की, जानेंगे कि मोदी सरकार के खिलाफ क्या है किसानों का नया प्लान, और तेज प्रताप की भविष्यवाणी से नीतीश क्यों होंगे परेशान। और बुलेटिन के आखिर में बात महामारी में मदद पर मोदी सरकार के मौन की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने महामारी से लड़ने के लिए दिए सुझाव, टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट पर दिया जाए जोर। बोले पहली लहर की तरह ही महामारी से जीतने के लिए इस बार भी अपनानी होगी यही रणनीति। महामारी के नियम तोड़ने पर दिल्ली सरकार ने इंडिगो, विस्तारा, स्पाइस जेट व एयर एशिया पर मामला दर्ज कराने का दिया आदेश। मुंबई से आने वाले यात्रियों को रिपोर्ट न दिखाने पर जारी किया आदेश। 28 जून से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा, सामने आई बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर। शिवलिंग पूर्ण आकार में दिख रहा है। इस बार काफी बड़ा है शिवलिंग का आकार। दिल्ली एयरपोर्ट के पास डीआरडीओ बना रहा महामारी के मरीजों के लिए 500 बेड्स का अस्पताल, ऑक्सीजन की सुविधाओं के साथ सभी बेड होंगे। इस हॉस्पिटल में बड़ी संख्या में वेंटिलेटर की होगी व्यवस्था। और देश में बढ़ती महामारी को लेकर प्रमुख प्रोग्रेस कंपनियों ने 2021-22 में घटाई भारत की विकास दर को 13% से किया 10%। स्थानीय स्तर पर लगाई जा रही संपूर्ण बंदी को बताया कारण। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। देश में महामारी तेजी से फैलती जा रही है। आंकड़े 2 लाख को भी पार कर गए हैं। बावजूद इसके पीएम मोदी बंगाल में रैलियां कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने स्थिति को समझते हुए अपने सभी दौरों को रद्द कर दिया है और बाकी नेताओं को भी इस पर विचार करने की सलाह दी है। देश के साथ पश्चिम बंगाल में भी महामारी तेजी से पांव पसार रही है, लेकिन इन सब से बेखबर सियासी पार्टियां बंगाल में हो रहे विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए बड़ी बड़ी जनसभाएं कर रही हैं, जिसमें देश के प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी शामिल हैं। कल पीएम मोदी अपनी रैली में भारी संख्या में आए लोगों को देखकर इतना खुश हो गए कि उनकी तारीफ करने लगे। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बंगाल विधानसभा चुनाव में अपनी सभी रैलियां रद्द कर दी हैं। साथ ही बाकी नेताओं को भी बड़ी सार्वजनिक रैलियों के परिणामों पर विचार करने की सलाह दी है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, महामारी की स्थिति को देखते हुए मैं पश्चिम बंगाल में अपनी सभी सार्वजनिक रैलियों को रद्द कर रहा हूं। मैं सभी राजनीतिक नेताओं को सलाह दूंगा कि मौजूदा परिस्थितियों में बड़ी सार्वजनिक रैलियों के आयोजन के परिणामों पर गहराई से विचार करें। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में हो रहे विधानसभा चुनाव में अब तक 5 चरणों का चुनाव हुआ है, जिनमें अब तक 180 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ है, जबकि अब भी 3 चरणों का मतदान बाकी है, जिनमें 114 सीटों के लिए वोट डाले जाने हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने महामारी को देखते हुए बहुत बड़ा कदम उठाया है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी के इस कदम से बंगाल चुनाव में उनकी पार्टी पर इसका असर पड़ सकता है। लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी का ये कदम उठाना उनकी मानवता के प्रति चिंता को दिखाता है। देखना दिलचस्प होगा कि पीएम मोदी और ममता बनर्जी भी महामारी को देखते हुए कोई ऐसा कदम उठाते हैं या नहीं। अब बंगाल चुनाव प्रचार के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तो बड़ा फैसला ले लिया, लेकिन पीएम मोदी ने अब तक निर्णय नहीं लिया है, क्योंकि उन्हें तो केवल चुनाव की फिक्र है। इसीलिए देश में अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है। यही वजह है कि कांग्रेस अब पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के सुझाव वाला पत्र पीएम मोदी को भेजने वाली है। देश एक बार फिर उसी मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है जहां 1 साल पहले खड़ा था। जैसे पहले महामारी से हाहाकार मचा था, ठीक उसी तरह से अब एक बार फिर स्वास्थ्य मुसीबत ने सभी के माथे पर शिकन ला दी है। हालात इस कदर बेकाबू हो चुके हैं कि रोज 2 लाख से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। जितना ज्यादा पॉजिटिव रेट बढ़ता जा रहा है, उतना ही रिकवरी रेट घटता जा रहा है। इन्हीं आंकड़ों ने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब जनता का क्या होगा, अर्थव्यवस्था का क्या होगा। इन सब सवालों का जवाब मोदी सरकार देने को तैयार नहीं है। इसीलिए इस विकट स्थिति में विपक्ष जनता के साथ खड़ा है। कांग्रेस लगातार बैठकें करके हालातों पर चर्चा कर रही है। यहाँ तक कि पार्टी ने फैसला किया है कि वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सुझावों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजेंगे। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले दिन से ही केंद्र सरकार ने सभी शक्तियां और अधिकार अपने हाथों में ले लिए। राज्य सरकारों के पास प्रशासनिक उपायों को अपनाने और लागू करने का कोई अधिकार या स्वतंत्रता नहीं रही, जिसकी वजह से जल्द फैसले नहीं लिए जा सकते। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार जन जागरूकता पैदा करने में असफल रही।
कांग्रेस का कहना है कि महामारी से निपटने में सरकार नाकाम साबित हो रही है, जिसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। इस मुश्किल घड़ी से केवल पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ही बाहर निकाल सकते हैं। इसीलिए हम मनमोहन सिंह के सुझाव वाला पत्र पीएम मोदी को भेजेंगे। अब कांग्रेस तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन देखना होगा कि क्या पीएम मोदी मनमोहन सिंह के सुझाव पर अमल करते हैं या नहीं। मनमोहन सिंह ऐसे दिग्गज अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने दुनिया की गिरती हुई अर्थव्यवस्था में भारत को मजबूत रखा। इसीलिए इस मुश्किल घड़ी में भी वो पीएम मोदी को सुझाव दे रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी देश के हालात संभाल नहीं पा रहे हैं। विपक्षी दल लगातार उन्हें घेर रहे हैं। आज भी पीएम मोदी की सुस्ती को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने तंज कसा है। महामारी की वजह से देश में हाहाकार मचा है, लेकिन पीएम मोदी को तो बंगाल पर ध्यान देना है। लोग दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी स्थिति पर ध्यान देने के लिए फुर्सत नहीं निकाल रहे हैं। उनका तो बस पूरा फोकस बंगाल विधानसभा चुनाव पर है। वो कैसे भी बंगाल में बीजेपी की जीत का बिगुल बजाना चाहते हैं, लेकिन उनके इसी रुख की वजह से देश की जनता अपनी जिंदगी की जंग हार रही है। इसे लेकर ही विपक्षी दल पीएम मोदी को आड़े हाथों ले रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने उन पर तंज कसते हुए कहा कि जब ज्यादातर अस्पतालों के दरवाजों पर टीका खत्म का बोर्ड लटका हुआ है, तब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का दावा है कि टीकों की आपूर्ति में कोई कमी नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री की माने तो अस्पताल में बेड, डॉक्टरों और नर्सों की कोई कमी नहीं है, केवल मरीजों की कमी है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बंगाल के युद्ध को छोड़कर थोड़ा समय महामारी के लिए भी निकाला। दरअसल पी चिदंबरम ने तंज पीएम मोदी की उस मीटिंग पर कसा है जब वो बंगाल चुनाव से 2 घंटे का वक्त निकालकर महामारी को लेकर बैठक करने पहुंचे थे। पीएम मोदी ने शनिवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन और दवाइयों की उपलब्धता की समीक्षा की थी। इस दौरान उन्होंने टीकों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिकारियों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में मौजूद सभी क्षमताओं का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया था। पीएम की इसी बैठक पर विपक्ष चुटकी ले रहा है। वैसे ये तो होना भी लाजमी है, क्योंकि पीएम मोदी जितनी तेजी बंगाल चुनाव का प्रचार करने में लगा रहे हैं, उस रफ्तार से वो महामारी को काबू नहीं कर पा रहे। इसीलिए लगातार मोदी सरकार पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। अब विपक्ष का आक्रोश लाजमी है, क्योंकि जब सरकार ध्यान नहीं देगी तो जनता उम्मीद किससे करेगी। वैसे इस वक्त देश के किसानों का भी गुस्सा मोदी सरकार पर फूट रहा है। किसान अब भी दिल्ली की सीमाओं पर पूरे जोर शोर से अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है। वहीं किसान भी अपनी आवाज बुलंद करने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। आंदोलनकारी किसान न सिर्फ दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं, बल्कि हरियाणा के संगतपुरा टोल प्लाजा समेत कई टोल प्लाजा पर बैठे हैं। वहीं बीते दिन डीएसपी कुलवंत सिंह के नेतृत्व में पुलिस फोर्स संगतपुरा टोल प्लाजा पर पहुंची। किसानों से पुलिस ने कहा कि उनके पास आला अधिकारियों का आदेश है, धरना टोल खाली करवाया जाए। लेकिन किसानों ने कहा कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी को अधिकार है कि अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा सकता है। यहाँ कोई असामाजिक तत्व नहीं है जो इस प्रकार की घटिया हरकत करेगा। इस दौरान जैसे ही आसपास के गांवों में किसानों को पुलिस फोर्स आने की सूचना मिली, तो भारी तादाद में अन्य किसान भी टोल प्लाजा पर आ डटे। साथ ही मांग की कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, उसके बाद टोल खुलवाए जाएं। इसके साथ ही पंजाब के बहादुरगढ़ बाईपास की ऑटो मार्केट में सभा हुई, जिसके दौरान किसान नेताओं ने स्पष्ट किया कि महामारी की आड़ लेकर सरकार उनके आंदोलन को समाप्त करने की कोशिश न करे। फिलहाल किसान गेहूं की फसल काटने में व्यस्त हैं। 21 अप्रैल के बाद पंजाब से किसान बहादुरगढ़ वापसी करेंगे। वहीं 21 अप्रैल को गदर आंदोलन के स्थापना दिवस पर पंजाब से बड़ी संख्या में युवा, किसान, मजदूर व महिलाएं टीकरी बॉर्डर पर पहुंचेंगी। इसके अलावा किसानों की सभा में आंदोलन स्थल पर बिजली, पानी व सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं की भी मांग की गई और सुविधाओं की पूर्ति न होने पर किसानों ने दिल्ली रोहतक रोड को भी जाम करने का ऐलान किया। अब देखना होगा कि सरकार इन किसानों की इस चेतावनी को कितनी गंभीरता से लेती है। अन्नदाता काफी लंबे वक्त से मोदी सरकार से कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनका इंतजार न जाने कब खत्म होगा। वैसे इस वक्त तो लालू परिवार का इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि आरजेडी सुप्रीमो को जमानत मिल गई है। इसी खुशी में तेज प्रताप ने नीतीश सरकार को लेकर ऐसी भविष्यवाणी कर डाली जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लाख कोशिशों के बाद भी लालू यादव को जमानत नहीं मिल पा रही थी। तारीखों पर तारीखें मिलती जा रही थी, लेकिन राबड़ी देवी का इंतजार खत्म नहीं हो रहा था। मगर अब लालू यादव को जेल की 4 दीवारी से आजादी मिल गई है, इसीलिए कार्यकर्ता खुशी से झूम रहे हैं।
यहाँ तक कि आरजेडी सुप्रीमो के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने आवास पर दीपावली मनाई। युवा आरजेडी के सदस्यों के साथ तेज प्रताप यादव ने अपने आवास पर सैकड़ों दिए जलाए और पिता लालू यादव का स्वागत किया। इसके साथ उन्होंने जल्दी नीतीश सरकार गिरने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह भगवान राम अयोध्या वापस लौटे थे, ठीक उसी तरह लालू प्रसाद यादव बाहर आए हैं। आज के दिन को भगवान श्री कृष्ण ने खास तौर पर चुना है। ये महीना राम के साथ साथ रोजा का भी है। सभी की दुआओं का ही असर है कि मेरे पिता को जमानत मिली है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव की ताकत की वजह से ही नीतीश सरकार गिर जाएगी। ये बात नीतीश कुमार भी अच्छी तरह समझते हैं। नीतीश सरकार के साथ गिने चुने दिन बचे हुए हैं। दरअसल लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति में हमेशा से केंद्र में रहे हैं। वो सत्ता में रहे या फिर विपक्ष में, राजनीति की धुरी बने रहे हैं। इसीलिए उनके बेटे लगातार सत्ता पर काबिज होने का दम भरते हैं। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि लालू की रिहाई से क्या वाकई नीतीश की विदाई तय होगी। लालू यादव की बेल के बाद सूबे में सत्ता का खेल शुरू होने के कयास लगाए जा रहे हैं, जिसके बाद आरजेडी और जेडीयू में तकरार बढ़ सकती है। वैसे तकरार तो भारत और श्रीलंका के बीच भी बढ़ रही थी, लेकिन श्रीलंका से भारत के लिए थोड़ी राहत भरी खबर आई है। श्रीलंका में चीन के बढ़ रहे निवेश को लेकर वहां के विपक्षी दलों ने विरोध शुरू कर दिया है। साथ ही इसके लिए उन्होंने कोर्ट का भी सहारा लिया है। चीन दक्षिण एशिया के साथ साथ भारत के करीबी देशों पर अरबों डॉलर निवेश कर रहा है। चीन की कूटनीतिक चाल रही है कि पहले कर्ज दो, फिर उस कर्ज के दबाव को इतना बढ़ा दो कि सामने वाला देश उसके चंगुल में फंस जाए। हिंद महासागर में वो लगातार अपना प्रभाव बढ़ाने में मालदीव के साथ श्रीलंका में भी लगातार अपना निवेश बढ़ा रहा है। इन सब के बीच चीन भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका पोर्ट सिटी के विकास में 1.4 अरब डॉलर यानी करीब 10,000 करोड़ भारतीय रुपए का निवेश करेगा। इस सिटी में चीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ भी बनाएगा। लेकिन अब इसे लेकर श्रीलंका में विपक्षी दलों और कई सामाजिक संगठनों ने चीन का विरोध शुरू कर दिया है। विपक्षी दलों सहित कई सामाजिक संगठनों ने वहां के सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर करके चीन द्वारा विकसित की जाने वाली कोलंबो पोर्ट सिटी पर सवाल उठाए हैं। याचिकाओं में कहा गया है कि नया कानून देश की संप्रभुता के खिलाफ है। देश के बीच में दूसरे देश के बनाए नियम लागू किए जाएंगे जो श्रीलंका के नागरिकों के खिलाफ होंगे। अपनी धरती पर हमें विदेशी फायदे के नियम मानने पड़ेंगे। इस सिटी और SEZ में देश में लागू कानून और श्रम कानून लागू नहीं होंगे। इससे श्रीलंका के नागरिकों का शोषण होगा और वे कुछ कह भी नहीं पाएंगे। आपको बता दें कि श्रीलंका की संसद ने पोर्ट सिटी से संबंधित विधेयक को 2/3 बहुमत से पारित किया है। राष्ट्रपति के दस्तखत से ये जल्द ही कानून बन जाएगा। बीते दिनों अमेरिकी राजदूत ने श्रीलंका की सरकार को आगाह किया था कि वो कोलंबो बंदरगाह के संबंध में कोई भी कानून बनाने से पहले विचार करे, तभी उसे लागू करे। उन्होंने कहा था कि कोलंबो बंदरगाह मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत बड़ा केंद्र हो सकता है। इन सब के बीच चीन का श्रीलंका में इतना बड़ा निवेश करना मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। और बुलेटिन के आखिर में बात महामारी में मदद पर मोदी सरकार के मौन की। देश फिर से मुश्किल दौर में है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, कैसे इस परिस्थिति से बाहर निकला जाए। इसीलिए लोग मोदी सरकार की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं, उससे मदद मांग रहे हैं। लेकिन सरकार है कि समस्या को समझती ही नहीं, तभी तो आर्थिक पैकेज लाने की भी घोषणा नहीं कर रही है। किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा दौर भी आएगा जहां सब कुछ थम सा जाएगा। अर्थव्यवस्था बेकार हो गई है। देश में सिर्फ 2 ही चीजें दोगुनी रफ्तार से बढ़ रही हैं, एक महामारी और दूसरी महंगाई, जिसने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। स्वास्थ्य मुसीबत के आंकड़ों ने महंगाई को इस कदर बढ़ा दिया है कि दालों से लेकर सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। इन्हीं हालात में लोगों की नौकरियां भी जा रही हैं। इसीलिए सरकार से आर्थिक पैकेज की मांग की जा रही है। लेकिन लोगों की उम्मीदों को तोड़ते हुए अभी सरकार आर्थिक राहत पर विचार ही नहीं कर रही है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि संक्रमण के मामले बढ़ने की वजह से मौजूदा स्थिति पूर्व की तुलना में अधिक कठिन हो गई है। उन्होंने कहा कि भारत इस महामारी को हराने के करीब था, लेकिन ब्रिटेन और अन्य देशों से वायरस के नए प्रकार की वजह से स्थिति अब काफी मुश्किल हो गई है। इससे सेवा जैसे कुछ क्षेत्रों पर सीधा असर पड़ेगा। दूसरी लहर से आर्थिक वातावरण को लेकर भी अनिश्चितता पैदा होगी, जिसका आर्थिक गतिविधियों पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इस दौर में सरकार अभी आर्थिक पैकेज पर विचार नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय दूसरी लहर के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव का आकलन कर रहा है। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कितना और किस तरह से आर्थिक पैकेज दिया जाएगा।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष के बयान से साफ है कि सरकार स्थितियां खराब होने का और इंतजार कर रही है। लेकिन अब अगर सरकार ने हालात को काबू करने में जरा भी देर कर दी तो आर्थिक पैकेज का भी फायदा नहीं होगा। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।